गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिकीकरण। अब मैं आपको बता रहा था कि आर्थिक सुधार नीति के 4 आयाम बनाए गए थे। पहला उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण, अब आ जाता है आधुनिकीकरण। हमने तीनों पर चर्चा कर चुके। किन पर? तो उदारीकरण पर, निजीकरण पर भी और वैश्वीकरण पर भी। अब देखते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण है क्या चीज़ या आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, इस पर हम चर्चा करें। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति में बेहतर तथा उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए भारत सरकार ने सभी ऐसी विदेशी सहयोगी प्रस्तावों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है जो उच्च टेक्नोलॉजी के आयाम से संबंध रखते हैं। निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अब स्वतंत्रता दी गई है कि वे स्वयं ही ऐसे प्रस्तावों की शर्तें अपने विवेक से तय कर लें। विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के विकास को भी प्रोत्साहित दिया जाएगा और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रेरित किया जाएगा कि वे स्वयं के शोध एवं विकास के केंद्र विकसित करें, जिनके लिए करों में रियायतें दी जाएगी। काफ़ी वर्षों से चले आ रहे इस्पात संयंत्रों, सूती वस्त्र मिलों, जूट मिलों, चीनी मिलों तथा चमड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में संपन्न औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन व आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा लागत में कमी करने और उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में आप लोगों ने मोदी जी के अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का, उन्होंने एक संदेश पूरे राष्ट्र के नाम दिया था कि पूरे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो ऐसी स्थिति में जहां विदेशों पर हम निर्भर थे, वो अब क्या करेंगे? स्वदेश पर ही हमें पूरा उत्पादन, अपने लक्ष्यों की पूर्ति, इन सब कार्यों पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आधुनिकीकरण से विदेश में जो भी अनुबंध हुआ करते थे व्यापार व्यवसाय को लेकर के, उन पर करों में छूट, रियायतें, स्वविवेक से चिंतन, स्वतंत्रता दी गई है ताकि नए नए आयामों को नई नई दिशा दी जा सके। नई आर्थिक नीति, आधुनिकी या आर्थिक सुधारों की अगर प्राथमिकताएं के बारे में अगर चर्चा करते हैं, नई आर्थिक नीति क्या है, तो इसमें नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता में सबसे पहले आता है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, उत्पादन क्षमता का पूर्ण अभिदोहन करना और राजकीय घाटे को कम करना, साथ ही साथ कृषि को महत्व देना तथा कृषि साख में सुधार करना। तो इस प्रकार से बहुत सारे नई आर्थिक नीति को प्राथमिकताएं दी गई है। अब उसके बाद आ जाता है 3.19 यानी बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आर्थिक परिवेश के बदलते हुए स्वरूप के प्रयोग में भारत के व्यावसायिक क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। इस बदलाव की विवेचना हम कई तथ्यों पर कर सकते हैं, जैसे कि उपक्रमों का एकीकरण एवं विलय। नए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप उपक्रमों के एकीकरण तथा विलय को प्रोत्साहित मिला है तथा प्रबंधकों को इससे प्रेरणा मिली है। व्यावसायिक साहस संबंधी स्वतंत्रता ने विकास के नए द्वार खोल दिए हैं और अब प्रबंधक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अधिक सफल हो सकेंगे और उपक्रमों को अपने उत्पाद के लिए विशाल बाजार उपलब्ध हो सकेगा। तो दूसरा है विविधीकरण। नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप विभिन्न कंपनियों तथा निगमों के उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहन मिला है। तीसरा है जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकीकरण है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने संयुक्त साहस के नए समझौते किए हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं कि जनरल मोटर ने हिंदुस्तान मोटर के साथ तथा फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ संयुक्त साहस के नए समझौते किए हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र में प्रवेश की छूट भी मिल गई। इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी तेजी से विकसित होंगी। ब्रांड निर्माण, तो नई नीति के फलस्वरूप कंपनियों ने ब्रांड निर्माण के अपने व्यय में काफ़ी वृद्धि की है। विक्रय वितरण में परिवर्तन आया है। नए सुधारों के फलस्वरूप विक्रय तथा वितरण का क्षेत्र न केवल व्यापक हुआ है अपितु विपणन के नए नए क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन में बिक्री बढ़ने लगी है। पूंजी संरचना में परिवर्तन हुआ है और ग्राहकोन्मुखी नीतियाँ, क्योंकि ग्राहकों की स्वरुचि और उनके रुचि के अनुसार ही हम उनकी ये क्रांतिकारी जो बदलाव आया है नई आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप ग्राहकों की आवश्यकता तथा ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 8वां है उत्पादन क्षमता में सुधार। टेक्नोलॉजी है। पारितोषिक स्तर में तेजी से सुधार आया। श्रम संगठनों के रूप में बदलाव आया। बाजार जोखिम तथा उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको 4 प्रकार के जो आधार स्तंभ बताए हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण, इसमें प्रमुखतः वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण प्रमुख माने जाते हैं। और याद रखिएगा इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वन एग्जाम्पल बता दूं। जैसे उदारीकरण क्या है, उदारीकरण में किन किन उद्योगों को छोड़ करके लाइसेंस से मुक्ति मिली है, या उदारीकरण की विशेषताओं को लिखिए, एक प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न ऐसा बनता है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निजीकरण क्या है, निजीकरण का अर्थ लिखते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से करें और अच्छे से करने के बाद मुझे रिस्पांस भी दिया करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे बेहतर काम को कर सकें। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोग मुझे रिस्पांस करेंगे और तब मैं जा कर के आगे का अध्याय हम शुभारंभ करेंगे। और अध्याय यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। किसी भी शंका और समाधान के लिए मुझे व्हाट्सएप पर बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।